Assalamu alaikum dear aspirants, I hope you are fine. I welcome you back to another video, yet another paper. इस वीडियो में हम पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल असिस्टेंट का पेपर, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये पेपर हुआ था 12 अक्टूबर 2024 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। जी, इस पेपर का और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, द आइजनहोवर डॉक्ट्राइन वाज अ पॉलिसी प्रपोज्ड बाय प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहोवर इन। तो ये द आइजनहोवर डॉक्ट्राइन कब प्रपोज किया था? जो 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे, ड्वाइट डी आइजनहोवर, उन्होंने। तो इसका आंसर है 1957। 1957 में 5 जनवरी 1957 को ड्वाइट डी आइजनहोवर साहब ने ये आइजनहोवर डॉक्ट्राइन पेश किया था। ये था क्या? सेकंड पॉइंट देखिए, अ मिडल ईस्टर्न कंट्री कुड रिक्वेस्ट अमेरिकन इकोनॉमिक असिस्टेंस और एड फ्रॉम यूएस मिलिट्री फोर्सेस इफ़ इट वाज बीइंग थ्रेटन्ड बाय आर्म्ड एग्रेशन। यानी कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, अब मिडल ईस्ट कौन से एरिया को या कंट्रीज़ को कहते हैं? ये अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, इराक और आपका टर्की, इजिप्ट, ये वाला एरिया मिडल ईस्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ के कंट्रीज़ को उन्होंने प्रपोज़ किया था कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मिलिट्री एग्रेशन से आप दो चार हैं तो आप अमेरिकन इकोनॉमिक असिस्टेंस ले सकते हैं या एड फ्रॉम यूएस मिलिट्री फोर्सेस। मिलिट्री फोर्सेस से आपको अगर मदद की ज़रूरत है तो भी आप ले सकते हैं, या आपको इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए हो अमेरिका से तो वो भी आप ले सकते हैं। एक्चुअली ये कहानी क्या थी? ये सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ थे। बेसिकली इन लोगों ने कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ या इंटरनेशनल कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ ये कदम उठाया था, और ये सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ दूसरे कंट्रीज़ की, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की एक्चुअली मदद करना चाहते थे। इसके अलावा 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के बारे में, ड्वाइट डी आइजनहोवर के बारे में जितने क्वेश्चंस पास पेपर्स से मैं इकट्ठे कर पाया हूँ वो मैं यहीं पर अगली स्लाइड्स में आपके साथ पहले शेयर करता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर या इस वीडियो का जो दूसरा सवाल है उसकी तरफ हम उसके बाद जाएंगे। ड्वाइट डी आइजनहोवर के बारे में ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज जेनेसिस वाज US President Eisenhower's dash address to the United Nations General Assembly on December 8, 1953। 1953 से लेकर 1961 तक आपके ड्वाइट डी आइजनहोवर साहब ने सर्व किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और 1953 में दिसंबर 8, 1953 को उन्होंने एक स्पीच की, एक एड्रेस किया उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से, जिसमें उन्होंने उनकी उस स्पीच का या उस एड्रेस का नाम है एटम्स फॉर पीस। और इस स्पीच में उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो ओवरसी करे, जो मॉनिटर करे पीसफुल एंड सेफ यूज़ ऑफ एटॉमिक वेपन्स को। ठीक है, और उनकी इस बात के बाद, उनकी इस स्पीच के बाद 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ड्वाइट डी आइजनहोवर। ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने एटम्स फॉर पीस एक स्पीच दी थी, एक एड्रेस किया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली ऑन द ग्लोब, पीसफुल एंड सेफ यूज़ ऑफ एटॉमिक वेपन्स को कंट्रोल करे, मॉनिटर करे। और ये स्पीच थी एटम्स फॉर पीस, एंड इट वाज मेड इन 1953 बाय 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ड्वाइट डी आइजनहोवर साहब। एंड अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट आइजनहोवर, आइजनहोवर ट्रॉफी इज़ गिवन एनुअली टू विच बेस्ट स्पोर्ट्स टीम। ये जी गोल्फ की जो बेस्ट टीम होती है एनुअली, उसको आइजनहोवर ट्रॉफ़ी दी जाती है। ये ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके नाम पर एक ट्रॉफ़ी है, जो गोल्फ में बेस्ट टीम होती है हर साल, उसको ये ट्रॉफ़ी दी जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ड्वाइट डी आइजनहोवर, हु वाज द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट टू हैव विजिटेड पाकिस्तान। पाकिस्तान का दौरा सबसे पहले अमेरिका के जिन सदर ने किया था वो ड्वाइट डी आइजनहोवर साहब ही थे। ही विजिटेड पाकिस्तान इन 1959, क्योंकि उन्होंने सर्व किया था
1953 से लेकर 1961 तक एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और पाकिस्तान में उस वक्त प्रेसिडेंट थे अयूब खान साहब। अयूब खान साहब 1958 से लेकर 1969 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहते हैं। और डवाइट डी आइजनहोवर की मुलाकात होती है अयूब खान से कराची में जब वो पाकिस्तान का विज़िट करते हैं। टोटल 5 यूएस प्रेसिडेंट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया है। पहले आइजनहोवर, दूसरे लिंडन बी जॉनसन, तीसरे रिचर्ड निक्सन, चौथे विलियम जे क्लिंटन और पांचवें जॉर्ज बुश। Another important point about Richard Nixon is the only president of America जिन्होंने रिज़ाइन किया है। ये भी important question है, repeated question है। Who is the only US president to resign from the office? तो वो रिचर्ड निक्सन ही हैं। Another important question, the World Food Program, an organization of the United Nations, was created at the behest of। तो ये भी डवाइट डी आइजनहोवर साहब का ही इनिशिएटिव था इन 1961 एंड ही प्रपोज्ड टू फॉर्म अ बॉडी टू ओवरसी द फूड शॉर्टेज एंड स्टारवेशन एंड फेमिन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड टू प्रोवाइड द फूड टू द नीडी। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी उन्होंने स्टार्ट करवाया था 1961 में डवाइट डी आइजनहोवर साहब ने कि कहीं कहत आ जाता है, कहीं लोग भूख से मर रहे होते हैं, फाका कशी की सूरत होती है, या कोई जंग में खुराक की कमी हो जाती है, किसी भी वजह से लोगों को खुराक की अगर कमी है, खुराक की किल्लत को पूरा करने के लिए एक इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वो भी डवाइट डी आइजनहोवर साहब ने ही इसका भी इनिशिएटिव लिया था, जैसे उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इनिशिएटिव लिया था कि जो आपके एटॉमिक वेपन्स हैं उनको भी सेफली ही यूज़ किया जाए for the well-being of humanity. Next question of the paper, protocol assistant. Question number 2, the idiom out of the blue means unexpected। जब कोई चीज़ unexpectedly हो जाए, for example out of the blue we met an accident। तो ये जो out of से स्टार्ट होने वाले 20 idioms हैं उनको मैं 2 वीडियोज़ में 10-10 करके डिस्कस कर चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उन वीडियोज़ में out of समथिंग ब्ला ब्ला दिस एंड दैट, तो आउट ऑफ से स्टार्ट होने वाले 20 idioms को मैंने एक्सप्लेन किया है, जिनमें ये idiom भी है आउट ऑफ द ब्लू, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द शॉर्टकट की Ctrl+S इज़ यूज्ड इन MS वर्ड फॉर। Ctrl+S नॉर्मली हर कोई जानता होता है कि ये सेव करने के लिए यूज़ होता है डॉक्यूमेंट को, लेकिन इस पेपर के ऑप्शंस में थोड़ी कन्फ्यूजन थी। यानी ऑप्शन इसका सही जो बन रहा था वो ये बन रहा था, टू सेव द डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम एंड लोकेशन प्रीवियसली सेट। आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है, सेव एज नहीं होता Ctrl+S से, सिर्फ सेव होता है। यानी आपके पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा है MS वर्ड में, आप उसको ओपन करते हैं, उसमें आप चेंजेस करते हैं। लेट्स सपोज आपने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया, आपने लाइन स्पेसिंग चेंज कर दी, कोई पैराग्राफ आपने उसमें से रिमूव कर दिया, कोई आपने कुछ वर्ड्स आपने उसमें ऐड कर दिए। अब ये चेंजेस आप सेव करेंगे तो आप Ctrl+S दबाएंगे ना, तो उस डॉक्यूमेंट का नेम वही रहेगा जो आप ऑलरेडी उसको सेव कर चुके हैं, उसकी लोकेशन वही रहेगी जिसमें आपने उसको पहले से सेव किया हुआ है। सिर्फ वो चेंजेस जो आपने किए हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वही सेव होंगे Ctrl+S से, और वो आपका डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम एंड द सेम लोकेशन जो आपने प्रीवियसली सेट की हुई है उसके मुताबिक सेव होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा ट्रिकी बनाया गया था इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान आर। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अटक रिफाइनरी लिमिटेड, नंबर 2 नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, नंबर 3 पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड, नंबर 4 पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, और नंबर 5 नरगियाको PK लिमिटेड या सरगाइको लिमिटेड PK लिमिटेड, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। आई एम सॉरी, आई एम अनएबल टू प्रोनाउंस क्योंकि मैंने इसको चेक नहीं किया। तो बहरहाल ये 5 ऑयल रिफाइनरीज़ हैं पाकिस्तान की। जी, ये मज़ीद ऑयल के बारे में 2 क्वेश्चंस नज़र से गुज़रे। पाकिस्तान मेनली इंपोर्ट्स एडिबल ऑयल फ्राम, यानी जो खाने वाला तेल है वो पाकिस्तान मेनली कहाँ से इंपोर्ट करता है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया से पाकिस्तान इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल को।
और इसमें इंडोनेशिया से तकरीबन 80 to 90% एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है और बाकी मलेशिया से भी जो है ना एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन जिस पेपर से मैंने ये क्वेश्चन लिया उस पेपर में सिर्फ ऑप्शंस में मलेशिया मौजूद था और वही करेक्ट आंसर था, हालांकि ज़्यादा परसेंटेज इंडोनेशिया से इंपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान टू सेटअप एन ऑयल रिफाइनरी एट, ये भी पास पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान में ईरान एक ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है, तो वो कहाँ किस मकाम पर लगाई जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है गवादर। ईरान about to set an oil refinery at Gwadar. Next question number 6, what is the antonym of profusion? profusion कहते हैं abundance को, किसी चीज़ का की बहुतात होना, कसरत होना, बहुत ज़्यादा होना। तो इसका एंटोनिम बनता है scarcity। ऑप्शंस के मुताबिक scarcity बोलते हैं किल्लत को, कमी को, शॉर्टेज किसी चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Mughal emperors banned engraving kalima on coins? इसी क्वेश्चन को एक और सूरत में पूछा गया पास पेपर्स में, हु एबॉलिश्ड कलमा डिपिक्शन ऑन कॉइन्स। तो बात एक ही है, सिक्कों पर कलमे की जो एनग्रेविंग थी या जो कुंदाकारी कह लें या उसका लिखा जाना था, उसको किसने बैन किया? तो औरंगज़ेब आलमगीर साहब ने, जो कि छठे मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने इसको बैन किया था। औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में बाकी रिपीटेड क्वेश्चंस जो मुझे मिले, नज़र से गुज़रे, उनको भी देख लेते हैं। हाउ मैनी ईयर्स डिड औरंगज़ेब आलमगीर रूल? जो मुग़ल बादशाह थे औरंगज़ेब आलमगीर, उनका दौर हुकूमत 49 सालों का था, 49 ईयर्स, एंड ही रूल्ड फ्राम 1658 टू 1707। 1707 में उनकी डेथ के बाद ही तो मुग़ल एम्परर्स का या मुग़ल किंगडम का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनके बारे में, हाउ मैनी ईयर्स ऑफ हिज लेटर लाइफ डिड औरंगज़ेब आलमगीर डिवोट टू द कनकेस्ट ऑफ दक्कन? दक्कन की फ़तह के लिए उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी सालों में से 26 साल वक्फ़ किए थे। 26 ईयर्स इसका आंसर है और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनके बारे में, हु बिल्ट द बादशाही मॉस्क? औरंगज़ेब आलमगीर, ऑब्वियसली औरंगज़ेब साहब ने बादशाही मस्जिद को तामीर किया था। और इसके साथ ही क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हेन डिड औरंगज़ेब आलमगीर बिल्ड द बादशाही मॉस्क? तो बादशाही मस्जिद को औरंगज़ेब आलमगीर साहब ने तामीर किया था 1673 में। 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर साहब ने बादशाही मस्जिद को तामीर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स सेपरेट्स इटली फ्रॉम सिसिली? सिसिली एक आइलैंड है और सिसिली और इटली के दरमियान जो स्ट्रेट है उसका नाम है मैसीना स्ट्रेट। मैसीना स्ट्रेट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ सिसिली फ्रॉम मेन लैंड ऑफ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़? सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है और मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट। मरकरी स्मॉलेस्ट भी है इन साइज़ एंड फास्टेस्ट भी है, क्योंकि ये सूरज से करीब तरीन सैयारा है, इसलिए इसका जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है वो सबसे कम है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्पीड में और सबसे जल्दी अपना एक जो उसका रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट कर लेता है। एंड वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वीनस प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा रोशन है, ब्राइटेस्ट है, लेकिन आसमान में ये तीसरा चमकदार तरीन बॉडी है या आप कह लें कि ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सूरज और चाँद उससे ज़्यादा चमकदार हैं, तो इसलिए सूरज सबसे ज़्यादा, उसके बाद चाँद और तीसरे नंबर पे जो आसमान में चमकदार तरीन बॉडी है वो वीनस है, लेकिन प्लैनेट्स की कंपैरिजन में वो ब्राइटेस्ट है, वो सब सैयारों से ज़्यादा चमकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन? उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था 1867 में। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा स्टार्ट हुआ था। ये हुआ क्यों था? कंट्रोवर्सी ओवर चूजिंग वेदर उर्दू और हिंदी एज़ द नेशनल लैंग्वेज। कौमी ज़ुबान चूज़ करने के बारे में ये तनाज़ा था कि हिंदी को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए या फिर उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए। तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन 1867। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।